तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स के बारे में। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द राइज एंड द रूलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टिल औरंगजेब, और हमने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी बात की कैसे हमें मानसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, इसके अलावा मुगल इकोनॉमी के बारे में भी जो है हम डिटेल के अंदर बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कैसे 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर जो है वो अब डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, उसका डिक्लाइन का जो है वो दौर शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स। औरंगजेब की पॉलिसीज हो गई, या फिर औरंगजेब के बाद हमें एज सच कोई बड़ा रूलर देखने को मिलता नहीं है। इसके अलावा फ्रेंच और ब्रिटिश का इंटरफियरेंस हो गया, मराठास का राइज, बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे। सबके बारे में जो है हम बात करेंगे, और उसके अलावा हम बात करेंगे पोस्ट औरंगजेब कौन कौन से रूलर्स हमें देखने को मिले, क्या उनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सबके बारे में बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिटेल के अंदर देखते हैं कि कैसे मुगल एम्पायर का जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस रीजन जो अभी जस्ट मैंने बात की जिसके बारे में, दैट इज वीक सक्सेसर्स आफ्टर औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 ऑलमोस्ट 49 साल तक आलमगीर औरंगजेब का जो है हमें रूल देखने को मिलता है मुगल एम्पायर और ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। और उनके बाद क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा ओवर एक्सपेंशन कर दिया मुगल एम्पायर का, उनके बाद एज सच कोई हमें बड़ा रूलर देखने को नहीं मिला जो कि इतने बड़े एरिया को जो है ठीक से गवर्न कर सके। तो ये हमें सबसे पहला और सबसे मेजर रीजन देखने को मिलता है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के पीछे। औरंगजेब सक्सेसर्स वर वीक एंड इनएफिशिएंट, power struggles and frequent war of succession weakened the empire। वॉर ऑफ सक्सेशंस इससे पहले भी हमें देखने को मिले हैं, जहांगीर के टाइम पीरियड पे भी, शाहजहां के टाइम पीरियड पे भी, एंड औरंगजेब के टाइम पीरियड पे तो बहुत ही फेमस वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन दारा शिको, शाह शुजा, मुराद एंड आलमगीर औरंगजेब। इन चारों के बीच में हमें देखने को मिलता है जिसमें औरंगजेब जो है वो जीतते हैं और वो अगले मुगल एम्परर जो है वो बनते हैं। बट उनके मरने के बाद उनके बेटे, उनके पोतों के बीच में बहुत ज्यादा पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की जो नींव है, जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो जो है डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो सबसे मेजर रीजन हमें देखने को मिलता है वीक सक्सेसर्स एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स ऑफ सक्सेशन बिटवीन द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। सबसे मेन रीजन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलती है आगे जाकर, मुगल प्रिंसेस जो हैं, मतलब प्रिंस मतलब कि राजकुमार जो हैं, वो अपने दम पर नहीं बल्कि किंग मेकर्स के दम पर जो हैं वो राजा बन पाते हैं। सैयद ब्रदर्स के बारे में अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे 1713 से लेकर 1720 तक 4 मुगल एम्परर्स को जो है उन्होंने बिठाया था। दोज पीपल वर द किंग मेकर्स, द सैयद ब्रदर्स। तो अपने दम पर नहीं बल्कि नोबल्स के दम पर जो है वो राजा बन रहे हैं। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर की जो स्पीड थी, एक्सिलरेशन थी डिक्लाइन के फेज में, वो और ज्यादा जो है वो हो जाती है। अभी बात करेंगे सैयद ब्रदर्स की कुछ देर के अंदर। फिलहाल अगला रीजन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री डिक्लाइन। एक समय पे जो मानसबदारी सिस्टम, जो जागीरदारी सिस्टम, जो जब्त सिस्टम इतनी जबरदस्त तरीके से चल रहा था फ्रॉम अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड आलमगीर औरंगजेब, उसका जो है हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है 1707 के बाद, पोस्ट द डेथ ऑफ औरंगजेब। द वंस स्ट्रॉन्ग मानसबदारी सिस्टम बिकेम करप्ट with officers demanding higher salaries while neglecting their duties। जो मानसबदारी सिस्टम इतना अच्छा हुआ करता था उसमें जो है हमें करप्शन देखने को मिलता है। ऑफिसर्स जो है ज्यादा पैसा जो है वो डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से जो स्टैंडिंग आर्मीज भी थी मुगल एम्पायर के अंदर, वो जो है अब डिक्लाइनिंग फेज में जो है वो जाने लगती हैं। द आर्मी बिकेम आउटडेटेड, अनडिसिप्लिन्ड, लेस इफेक्टिव अगेंस्ट इमर्जिंग रीजनल पावर्स। आउटडेटेड का मतलब यहां पर यह है कि एक समय पर जो हमें देखने को मिलता है कि बाबर जब गन पाउडर, बारूद का इस्तेमाल करके मुगल एम्पायर की नींव रखते हैं, जो कि हमें एक डिसाइसिव फैक्टर देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। इससे पहले बारूद का इतने बड़े स्केल पर इस्तेमाल नहीं हुआ था, बाबर ही करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हमें मुगल एम्पायर के अंदर औरंगजेब के टाइम पीरियड तक देखने को मिलती हैं, बट उनके मरने के बाद आर्मी बिकेम आउटडेटेड। वो जो है नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट नहीं कर सके। बाहर से जो पावर्स आई, लाइक द फ्रेंच, लाइक द ब्रिटिश, वो जो है
टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, फॉर एग्जांपल द एनफील्ड राइफल ऑफ द ब्रिटिश, या फिर अगर हम बात करें फ्रेंच रॉकेट्स के बारे में तो वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थी, जिस वजह से मुगल आर्मी जो है कहीं आसपास भी जो है वो स्टैंड नहीं कर पाई। इसके अलावा अगर हम देखें मराठास की पावर भी जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, स्पेशली अंडर द रूल ऑफ पेशवा बाजीराव द फर्स्ट। उन्होंने जो है 1738 के अंदर भोपाल में निजाम ऑफ हैदराबाद एंड एज वेल एज द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला, उनको जो है हराया एंड ट्रीटी ऑफ भोपाल के तहत 75 लाख रुपए जो है मुगल एम्परर को जो है वो देने पड़े मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द फर्स्ट को। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है कि इतना बड़ा डिक्लाइन हो गया और मराठा कॉन्फेडरेसी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई इस टाइम पीरियड पे कि मुगल्स के पास कोई मौका ही नहीं बच पाया था। फिलहाल बात करते हैं आगे, इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, कंटिन्यूअस वॉर्स, एक्सेसिव टैक्सेशन एंड करप्शन ड्रेन्ड द एम्पायर्स ट्रेजरी। हमें इससे पहले भी देखने को मिलता है, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे हमने जैसे कि बात की थी पिछली क्लास के अंदर भी, अपने करीब 27 साल औरंगजेब ने जो है दक्षिण की तरफ बिताए थे, साउथ इंडिया की तरफ बिताए थे, और सारे जो साल रहे उनके उसमें उन्होंने जो है वॉरफेयर ही करी, जिसकी वजह से जो है राजकोष जो है, जो ट्रेजरी है एम्पायर की, वो धीरे धीरे करके खाली होती गई। और इतने ज्यादा वॉर्स के बाद जो है इनकी आर्मी भी बहुत ज्यादा थक चुकी थी। इसी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, आर्मी का भी डिक्लाइन एंड साथ में इकोनॉमिक डिक्लाइन, दोनों जो है साथ में ही हुआ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वॉर्स एंड एक्सेसिव टैक्सेशन स्पेशली बाय द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब। Declining trade and agriculture due to mismanagement weakened the economic stability। ये भी हमें देखने को मिलता है कि जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का दौर शुरू हुआ, उनका जो है ट्रेड रिलेशंस वो भी जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजनल पावर्स लाइक द मराठास, लाइक मैसूर, लाइक द निजाम ऑफ हैदराबाद, ये सब जो हमें देखने को मिलते हैं, रोहिलखंड हमें देखने को मिलता है। इनके राइज के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर की जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी वो जो है अब डिक्लाइनिंग फेज में जाने लगी। ये सारे प्रोविंसेस जो है एक समय पर मुगल एम्पायर के अंडर ही जो है वो काम करते थे, स्पेशली ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, बट उनके मरने के बाद इन सारे प्रोविंसेस ने जो है या तो इंडिपेंडेंस या तो सेमी इंडिपेंडेंट रवैया जो है वो अपना लिया था। द प्रोविंसेस लाइक बंगाल, हैदराबाद एंड अवध डिक्लेयर्ड सेमी इंडिपेंडेंस, रिड्यूसिंग द मुगल एम्पायर्स सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। जो प्रोविंसेस जो है डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर थे मुगल एम्पायर्स के, वो जो है अब छूट गए, जिस वजह से जो पूरा का पूरा टेरिटरी का एक्सटेंट था वो भी जो है अब धीरे धीरे करके छोटा होना शुरू हो गया था मुगल एम्पायर का। द इमर्जेंस ऑफ द मराठास, राजपूत्स, सिख्स एंड द जाट्स चैलेंज द मुगल रूल। ये भी हमें देखने को मिलता है, द रीजनल पावर्स ऑफ मराठास, द राजपूत्स, द जाट्स एंड द सिख्स। मराठास और सिख्स का जो है हमारा अगला ही टॉपिक है, उसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम तभी बात करेंगे। इनके राइज के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, स्पेशली द पेशवा एरा ऑफ मराठास, उसके अंदर मुगल्स के भी जो है नाक में दम कर दिया था यहां पर पेशवा बाजीराव द फर्स्ट ने, ये हमें देखने को मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट वाला, मराठा एम्पायर। उसके अंदर जो है हम डिटेल के अंदर बात करेंगे सारे ही हमारे मराठा चीफटेन्स के बारे में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या क्या रीजंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था फॉरेन इन्वेजन्स। दो बहुत बड़े इन्वेजन्स हमें देखने को मिलते हैं नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। नादिर शाह का इन्वेजन 1739 के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर दिल्ली की प्लंडरिंग हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा हिंसा मचाई थी नादिर शाह ने। कोहिनूर का हीरा और मयूर सिंहासन जो कि शाहजहां के टाइम पीरियड पे हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, उसको नादिर शाह जो है लूट कर यहां से ले जाते हैं। द पर्शियन रूलर लूटेड दिल्ली इंक्लूडिंग द पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर को जो है बाद में ब्रिटिश जो है वो लेके चले जाते हैं, बट पीकॉक थ्रोन जो है नादिर शाह के पास एंड अफगानिस्तान के पास काफी समय तक जो है वो रहता है। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली की रेड्स हमें 1748 से 1761 करीब 13 साल तक हमें देखने को मिलती है। इनकी रेड रुकती कब है, 1761 में, आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट द मराठास। तो इन दो इन्वेडर्स की लूटिंग की वजह से, प्लंडरिंग की वजह से जो मुगल एम्पायर पहले ही डिक्लाइनिंग फेज में था, उसका और ज्यादा डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिलता है। हिज रिपीटेड इन्वेजन्स फर्दर डीस्टेबलाइज द मुगल एम्पायर। और इस समय तक जो है, इस टाइम पीरियड तक मुगल एम्पायर जो है बहुत ही छोटी टेरिटरी में रह गया था और बस नाम मात्र का जो है वो रह गया था, स्पेशली आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, सिर्फ नाम का जो है वो मुगल एम्पायर रह गया था एंड ब्रिटिश पेंशन पे जो है वो जिंदा थे आगे के मुगल एम्परर्स। फिलहाल यहां पे आगे देखते हैं ब्रिटिश एंड यूरोपियन इंटरफियरेंस।
बैटल ऑफ बक्सर की बात हो ही रही है तो ब्रिटिश की बात कैसे नहीं होगी यहां पर। बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर के बारे में जो है डिटेल के अंदर जब अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स वाली हमारी क्लास होगी, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की हमारी फर्स्ट क्लास जो होगी, उसके अंदर हम जो है डिटेल के अंदर बात करेंगे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर्स एक्सप्लॉइटेड द एम्पायर्स वीकनेस। क्या वीकनेस देखने को मिलती है हमें यहाँ पे? यूनिटी की कमी देखने को मिलती है। मुगल एम्पायर के प्रोविंसेस जो है उनका साथ नहीं दे रहे थे और मुगल एम्पायर पूरी तरह से इस समय तक डिसइंटीग्रेट जो है वो हो चुका था। बहुत ही छोटा एरिया उनके पास रह गया था। अगर हम एक बार मैप की तरफ भी देखें जस्ट अ सेकेंड, एक बार अगर हम मैप की तरफ नजर डालें तो सिर्फ और सिर्फ 1751 का टाइम पीरियड है, जस्ट आफ्टर द रेन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। हमें क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ दिल्ली का छोटा सा रीजन अब मुगल कंट्रोल में था। पूरी की पूरी सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स हमें मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, इनके रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। राजपुताना का राइज हमें देखने को मिलता है एंड थोड़ी बहुत हमें फ्रेंच टेरिटरीज भी देखने को मिलती हैं। तो यहां पर रीजनल किंगडम्स की राइज के बाद मुगल एम्पायर की जो है हम क्या कह सकते हैं, पावर बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी, बिल्कुल ही नाम मात्र जो है इस समय पर रह चुकी थी। आप देख भी सकते हैं यहां पे मुगल्स का कहीं नामो निशान तक नहीं है, बस छोटी सी दिल्ली की जगह, वो भी जो है 3 बार पेशवा बाजीराव ने जो है वहां पर रेड डाली थी। फिलहाल आगे देखते हैं। The British gradually took control through diplomacy, trade and military conquest like the battles of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1764। ये 2 battles जो है एक decisive factor बने बंगाल के अंदर ब्रिटिश कंट्रोल के। 1764 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि दीवानी राइट्स भी जो है वो ब्रिटिश को मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था जिस साल बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था। डिटेल के अंदर बात करेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन पावर्स वाली क्लास में। फिलहाल यहां पे देखते हैं रिलीजियस एंड सोशल अनरेस्ट। इसका मतलब यहां पर यह है कि औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज हेट टुवर्ड्स द सिख्स एंड द हिंदूज, हमें क्या देखने को मिलता है, उनके बीच में मुगल्स के प्रति जो अच्छाई का थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है कि अकबर के टाइम पीरियड पे जो है एक रिलीजियसली टॉलरेंट माहौल हमें देखने को मिलता है। बट औरंगजेब के टाइम पीरियड पे जो है सब लोग दुश्मन बन चुके थे किसके? मुगल एम्पायर के। औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसीज क्रिएटेड रीसेंटमेंट एंड हेट अमंग हिंदूज एंड सिख्स which led to the revolts and social divisions and dissatisfaction weakened the internal unity of the Mughal empire। तो ये चीजें जो हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी की सारी फैक्टर्स बनती हैं किसकी? मुगल डिक्लाइन के पीछे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अब। आगे बढ़ने से पहले यहां पर जो हमने बात की है नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली के बारे में, जो हमारे 2 इन्वेडर्स हमें अफगानिस्तान की तरफ से देखने को मिलते हैं, इनके बारे में जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नादिर शाह जो हमें देखने को मिलते हैं अफशरीद डायनेस्टी के रूलर पर्शिया ईरान से, एंड दुर्रानी एम्पायर के रूलर अफगानिस्तान से हमें कौन देखने को मिलते हैं? अहमद शाह अब्दाली। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेडर्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेडेड इंडिया इन 1739, defeated the Mughal Emperor मोहम्मद शाह रंगीला at the Battle of करनाल। बैटल ऑफ करनाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद दिल्ली की प्लंडरिंग जो है वो शुरू होती है। लूटेड दिल्ली, taking immense wealth including the Mayur Singhasan, also called the Peacock Throne, and the Kohinoor Diamond। Brutal massacre in Delhi, killing thousands, and assassinated in 1747 by his own officers ड्यू टू इंटरनल रिबेलियंस। नादिर शाह के इन्वेजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? दिल्ली के अंदर जो लूट होती है उसके अंदर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो वो लेके जाते हैं, दैट वाज द फर्स्ट वाज द पीकॉक थ्रोन, शाहजहां के समय पे जो बनाया गया था, एंड द कोहिनूर डायमंड। ये जो है इंडिया से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जिनका हमें टाइम पीरियड 1722 से 1772, 13 साल तक, 1748 से लेकर 1761 तक इनकी जो है मल्टीपल रेड्स हमें देखने को मिलती है। एंड बैटल ऑफ पानीपत, 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद जो है ये लौटकर नहीं आते हैं। फॉर्मर जनरल ऑफ नादिर शाह लेटर टू कंट्रोल आफ्टर हिज असैसिनेशन, invaded India multiple times between 1748 and 1767 to plunder wealth।
sorry, defeated the Marathas in the third battle of Panipat 1761, which weakened their power. बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में डिटेल के अंदर हम बात करेंगे जब हम मराठा एम्पायर के बारे में जो है वो बात करेंगे। फिलहाल यहां पे देखते हैं, कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न अफगानिस्तान एंड लेड द फाउंडेशन फॉर इट्स फ्यूचर किंगडम। ये दोनों ही इन्वेडर्स जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहे, इनके खासकर इनके टाइम पीरियड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। कि नादिर शाह ने फर्स्ट टाइम इन्वेड कब किया था, 1739 में। इसी साल हमें द बैटल ऑफ करनाल जो है वो देखने को मिलता है, और उसी के बाद जो है द प्लंडर ऑफ दिल्ली हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट, द पीकॉक थ्रोन एंड द कोहिनूर डायमंड की लूट हमें देखने को मिलती है। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि 13 साल तक ये मल्टीपल रेड्स डालते हैं ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, एंड मराठास को जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो है ये हरा देते हैं। इनके सबसे बड़ी अचीवमेंट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो ये दो इन्वेडर्स हमें यहां पे याद रखने हैं। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट द लेटर मुगल एम्परर्स। पहले नाम देख लेते हैं सबके। सबसे पहले बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह द फर्स्ट, जफर हमारे लास्ट है। बहादुर शाह द फर्स्ट 1707 से 1712 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। He was the son of Aurangzeb, tried to maintain control but faced rebellions। अब यहां पर tried to maintain control से हमारा क्या मतलब है कि यहां पर इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज को जो है वो छोड़ दिया था, जिनको कैद करके रखा हुआ था औरंगजेब ने, आफ्टर ही किल्ड छत्रपति संभाजी महाराज। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने स्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश की, बट फेल हो जाते हैं। इसके बाद जहांगीर शाह सिर्फ एक साल के लिए 1712 से 1713 के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। A weak ruler controlled by his minister जुल्फिकर खान, ये नाम हमें याद रखना है। यहां पर जुल्फिकर खान, यहां पे हमें इनके मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। एंड ही वॉज असैसिनेटेड आफ्टर अ ईयर लेटर, मतलब इनको सिर्फ एक साल के बाद ही जो है वो मार दिया जाता है। अब जो अगले 4 रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहले फारूक शियार, देन रफी उड दराजत, देन शाहजहां द सेकेंड एंड मोहम्मद शाह रंगीला। इनको जो है थ्रोन पे कौन बिठाते हैं, जिनकी जस्ट कुछ देर पहले हमने बात की थी, द सैयद ब्रदर्स, द किंग मेकर्स, द किंग मेकर नोबल्स ऑफ द लेटर मुगल्स। तो इन चारों ही रूलर्स को किसने तख्त पे बिठाया, किसने थ्रोन पे बिठाया, ये हमें देखने को मिलते हैं द सैयद ब्रदर्स। इन चारों के बारे में बात करने से पहले एक बार सैयद ब्रदर्स के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। सैयद ब्रदर्स, द किंग मेकर्स ऑफ द लेटर मुगल्स, सैयद हसन अली खान एंड सैयद हुसैन अली खान, ये दो लोग हमें देखने को मिलते हैं हु वर पावरफुल मुगल नोबल्स एंड मिलिट्री लीडर्स एंड कंट्रोल्ड द मुगल थ्रोन फॉर अराउंड 7 years। 1730 से लेके 1720 के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये लोग जो है वो अपने मन के हिसाब से किसी को भी रूलर बना सकते थे, बिकॉज दीज पीपल वर द किंग मेकर्स। इंस्टॉल्ड एंड रिमूव्ड एम्परर्स एट विल, मतलब अपनी मन मर्जी के हिसाब से लेके आना एंड उनको हटा भी देना। मेड फारूक शियार द एम्परर इन 1713 बट later deposed and killed him in 1719, then installed Rafi ud Darajat, Shah Jahan II and Muhammad Shah Rangila as puppet rulers। puppet rulers का मतलब होता है कि इनके इशारों पे जो है वो नाचने वाला रूलर का जो है सिर्फ नाम मात्र का हमें क्या देखने को मिलता है कि इंपॉर्टेंस है। मेन जो रूल कर रहे थे those were the Sayyid brothers। they tried to strengthen the administration again but faced opposition from rival nobles and rival नोबल फैक्शंस हमें देखने को मिलता है कि मतलब ग्रुप ऑफ नोबल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि सैयद ब्रदर्स के खिलाफ थे, वो इनको जो है वो अपोज कर रहे थे। ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1720 बाय मोहम्मद शाह रंगीला विद द हेल्प ऑफ राइवल फैक्शंस एंड देयर रूल वीकेंड सेंट्रल मुगल अथॉरिटी एक्सिलरेटिंग द एम्पायर्स डिक्लाइन। अब यहां पे सेंट्रल मुगल अथॉरिटी जो कि सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें इस चीज को अकबर से, शाहजहां से या औरंगजेब से, तो वहां पर सेंट्रलाइज अथॉरिटी, किंग के पास सारी पावर, बट यहां पर क्या है, दीज रूलर्स वर जस्ट पपेट रूलर्स, इनको कंट्रोल कर रहे थे यहां पे सैयद ब्रदर्स। इससे हमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी का जो है वो डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता है और इससे मुगल एम्पायर जो है वो और ज्यादा तेजी से जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है।
अब आगे बात कर लेते हैं इनके चारों रूलर्स के बारे में जो कि पपेट रूलर्स थे, किसके? सैयद ब्रदर्स के ही। फारूक शियार 1713 से 1719 became a puppet ruler of the Sayyid brothers, later deposed and killed। इनके समय पे ही बंदा सिंह बहादुर, हमें सिख लीडर जो देखने को मिलते हैं, उनको जो है डेथ पेनल्टी फारूक शियार ने ही जो है वो दी थी। सिख एम्पायर के बारे में जब हम बात करेंगे तब डिटेल के अंदर बात होगी बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में। फिलहाल यहां पे आगे देखते हैं, रफी उद दराजत हमें देखने को मिलते हैं फरवरी से जून 1719, मतलब सिर्फ एक साल के अंदर तीन रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि चेंज होते हैं। प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द सैयद ब्रदर्स बट डाइड सून। देन शाहजहां द सेकंड, जून से सितंबर 1719, also controlled by Sayyid brothers and ruled for a very brief period of time। इसके बाद मोहम्मद शाह who is also known as रंगीला, ये जो है सैयद ब्रदर्स को जो है वो मरवा देते हैं एंड ये जो है एक लंबे टाइम पीरियड तक जो है वो रूल भी करते हैं 1748 तक। ऑल्सो नोन एज रंगीला, हिज रेन सॉ द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर इंक्लूडिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह इन 1739। तो ये जो हमें देखने को मिलते हैं हमारे लेटर मुगल रूलर्स। इसके बाद अगर हम आगे देखें और बात करें अहमद शाह के बारे में 1748 से 1754, a weak ruler lost power due to internal conspiracies। then आलमगीर द सेकंड 1754 से 1759, सिर्फ और सिर्फ आलमगीर नाम नहीं आलमगीर नाम रख लेने से जो है आपके अंदर आलमगीर औरंगजेब जैसी जो है वो कैपेबिलिटीज जो है वो नहीं आ सकती हैं। यही हमें देखने को मिलता है। तीन हमें शाहजहां ही देखने को मिलते हैं, इसके बाद शाहजहां द थर्ड तक हमें देखने को मिलेंगे, बट असली शाहजहां के बराबर कोई भी जो है वो नहीं पहुंच पाया। असैसिनेटेड बाय हिज वजीर इमादुल मुल्क। इसके बाद शाहजहां द थर्ड हमें देखने को मिलते हैं 1759 से 60, अ ब्रीफ पपेट रूलर एंड वाज रिमूव्ड क्विकली। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम देखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट देखने को मिलता है। 1738 के अंदर द ट्रीटी ऑफ भोपाल बिटवीन पेशवा बाजीराव एंड मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके अंदर भोपाल के बैटल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशवा बाजीराव जो है मुगल एम्परर एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद दोनों को जो है वो हरा देते हैं एंड 75 लाख रुपीस जो है उस समय पर मोहम्मद शाह रंगीला को देने पड़ते हैं। किसको? मराठा चीफटेन पेशवा बाजीराव द फर्स्ट को। तभी जो है पेशवा बाजीराव जो है वो मानते हैं एंड इस बैटल में जो है बहुत बुरी तरह से हार हमें देखने को मिलती है मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह रंगीला एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद दोनों की ही। तो यहां पे हमें इतनी बड़ी डिक्लाइन के फेज के अंदर मराठास का जो है वो बहुत एक राइज का पीरियड जो है वो देखने को मिलता है। एक समय पे आते आते अराउंड 1750, जैसे कि हमने मैप के अंदर भी देखा था, मराठास जो है सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े पार्ट एंड सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया एज वेल, उस पे जो है अपना कंट्रोल जमा कर जो है वो बैठे हुए थे। अब आगे बात करते हैं यहां पर शाह आलम द सेकंड हमें देखने को मिलते हैं 1760 से 1806। अब इनका जो मेजर टाइम पीरियड था वो एग्जाइल में ही गुजरा बिकॉज ही वाज द मुगल एम्परर व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन 1764। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होता है वहां पर मुगल एम्परर शाह आलम द सेकंड, द नवाब ऑफ अवध शुजा उद दौला एंड मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल, ये तीनों जो है वो अलायंस बनाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, बट तीनों को ही जो है वो हार का सामना करना पड़ता है अगेंस्ट हेक्टर मुनरो। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है इनको जो है एग्जाइल में भेज दिया जाता है, लेकिन वापस से लेके आया जाता है एज अ पेंशनियर। और इसी बैटल के बाद 1764 के बाद ही हमें क्या देखने को मिलता है कि मुगल एम्परर्स जो हैं अब सिर्फ और सिर्फ नाम के रह गए हैं और पेंशनियर्स बन गए हैं किसके? ब्रिटिश एम्पायर, द ईस्ट इंडिया कंपनी के। Spent much of his reign in exile after facing a defeat from the British in the Battle of Buxar and was later restored but had very little real power। उसके बाद अकबर शाह द सेकंड 1806 से 1837, सिर्फ और सिर्फ अकबर नाम रख लेने से असली अकबर वाली आपके अंदर चीजें नहीं आ जाएंगी। ये जो है हमें देखने को मिलता है लेटर मुगल्स के अंदर। हमारे सारे जो पुराने इंपीरियल मुगल्स हमें देखने को मिलते हैं उन्हीं के नामों पे जो है काफी सारों ने अपने नाम रख लिए। शाहजहां अपना नाम रख लिया, आलमगीर अपना नाम रख लिया, अकबर अपना नाम रख लिया, लेकिन सिर्फ नाम रख लेने से जो है आपके अंदर वो चीजें नहीं आ सकती जो उन राजाओं ने, उन रूलर्स ने जो है भारत के अंदर इंप्लीमेंट की थी। वो जो है महानतम रूलर्स में से एक रहे और इनका जो है इतिहास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक या दो लाइन का मेंशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें
फर्क देखने को मिलता है हमारे इंपीरियल मुगल रूलर्स एंड द लेटर मुगल रूलर्स के अंदर। लार्जली अ सेरेमोनियल रूलर अंडर ब्रिटिश इंफ्लुएंस, यही जो है राजा राम मोहन रॉय को भी अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए जो है वो लंदन भेजते हैं एज इज कॉनवॉय। तो ये हमें देखने को मिलता है भाई इस टाइम पीरियड पे अपनी पेंशन्स के बारे में जो है मेनली बात हो रही थी। कहां असली अकबर थे जो कि मानसबदारी, जागीरदारी, जब्त सिस्टम पे जो है और ज्यादा अपने एम्पायर को जो है वो फ्लरिशमेंट का चाहते थे, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है नाम के रूलर्स रह गए थे। और लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं बहादुर शाह द सेकंड, हु इज आल्सो नोन एज बहादुर शाह जफर बिकॉज ऑफ हिज शायरीज। शायरियां वगैरह काफी अच्छी लिखा करते थे, इसलिए इनका नाम जो है वो जफर रख दिया गया था। 1837 से 1857 के रिवोल्ट के अंदर इन्होंने भी जो है एक छोटी भूमिका निभाई थी, और 1857 के रिवोल्ट के सप्रेस होने के बाद ब्रिटिश जो है पूरी तरीके से मुगल एम्पायर को जो है वो नेस्त नाबूद कर देते हैं, उनको जो है वो एनेक्स कर लेते हैं और ये बोलते हैं कि अब जो है कोई भी मुगल रूलर जो है वो नहीं आएगा। The last Mughal emperor played a symbolic role in the revolt of 1857. After the British crushed the rebellion, he was exiled to Burma, marking the official end of the Mughal Empire. तो 1857 में ही हमें देखने को मिलता है कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से जो है वो खत्म हो जाता है। ब्रिटिश जो है इसके एक साल के बाद 1858 के अंदर क्राउन रूल, द पार्लियामेंट्री रूल भी जो है वो लगा देते हैं और मुगल एम्पायर जो है पूरी तरीके से यहां पर खत्म हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए जो है हम इतनी ही बात करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे अबाउट द मराठा एम्पायर, द मराठा कॉन्फेडरेसी, जिसके अंदर बात होगी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव द फर्स्ट, हमारे जितने भी पेशवाज रहे, जितने भी छत्रपतिस रहे, सबके बारे में जो है बात करेंगे। कैसे इमरजेंस हुआ, औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या क्या देखने को मिला, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ सलबई, हमारे एंग्लो मराठा वॉर्स, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बहुत सारा कंटेंट जो है हमारा मराठा एम्पायर से जुड़ा हुआ है इन द मेडिवियल इंडियन हिस्ट्री। तो अगली क्लास के अंदर डिटेल में बात होगी उनके बारे में। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।